मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं दायने से तेज चल। आज हमारे साथ दायने से तेज चलेंगी पाकिस्तान की एक कॉलमनिस्ट दुदाना नजम। दुदाना नजम लाहौर से हैं और कई सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के अंदर वो अपने आर्टिकल्स कॉलम्स लिखती हैं। अरब न्यूज़ में भी लिखती हैं, पाकिस्तान के अलग अलग अखबारों में, ट्रिब्यून में, इकोनॉमिक्स में ये लिखती हैं। उर्दू के अखबार रोज़ाना 92 के अंदर भी उनके जो आर्टिकल्स हैं वो शाया होते हैं। उनसे बात करेंगे, लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे प्रोग्राम्स को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है मेरे जैसे आदमी को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, एनर्जी आती है कि मैं और प्रोग्राम करूं, क्योंकि आपको वो प्रोग्राम पसंद है। और आप उसमें इंटरेक्टिव भी होइए, आप मेरे को कमेंट दीजिए, कमेंट कॉलम में आप बताइए कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा, नहीं लगा, नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, और अच्छा लगा तो क्यों लगा, जिससे कि मैं अपनी रिसर्च में उस चीज़ को इन्वॉल्व करूं और मैं आपके सामने अच्छे प्रोग्राम्स को पेश करूं। तो चलिए, ये तो मेरी अपील थी और आई एम श्योर आप मेरी अपील को खारिज नहीं करेंगे। आप मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। बहरहाल, तो अपन अब चलते हैं, बात करते हैं दुदाना नजम साहिबा से। दुदाना नजम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप एग्री हुए। आपके सारे टॉपिक्स मेरे पास हैं जो आपने रिसेंटली जो लिखे हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, और उन्हीं के हवाले से बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान के बारे में भी बात करेंगे। जाहिर सी बात है, इंडिया पाकिस्तान के लोग बैठे हैं तो इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बात होना बहुत ही लाजमी है। मैं आपके जो अभी जो आर्टिकल छपा है, जो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर जो आपने आर्टिकल आपका जो शाया हुआ है, उसमें आप ये कहती हैं कि आपने ये कहा है कि इंडियन मीडिया का एक पोर्शन है जो पाकिस्तान को ब्लेम करता है, आईएसआई को ब्लेम करता है इस फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर, जो खालिस्तानी जो एलिमेंट देखने को मिला। और यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि पाकिस्तान भी इसमें मुलविज है, क्योंकि ट्विटर ने भी 100 के करीब ट्विटर हैंडल्स जो कि आईएसआई ऑपरेटेड हैं ऐसा माना जाता है, उनको ब्लॉक किया है। तो आप एज अ पाकिस्तानी इन एलिगेशंस को कैसे देखती हैं मैम? देखिए, जैसे मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है कि जब तक हमारे पास कुछ सॉलिड एविडेंस नहीं है, कोई जी। क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस वक़्त तक ये इल्ज़ाम लगाना, मैं पाकिस्तान के हवाले से भी बात करूँगी। उस वक़्त ये इल्ज़ाम लगाना कि जी पाकिस्तान इन्वॉल्व है इस पूरी सिचुएशन में, या पूरी सिचुएशन में ना भी हो तो इस पर्टिकुलर एक एक्ट में जिसमें कि वो झंडा लहराया गया, तो ये मेरा ख़्याल है कि ये बिल्कुल एक गलत रवायत भी है और एक गलत तरीक़ाकार भी है। इट्स नॉट मतलब साइंटिफ़िक तो दूर की बात है, ये वैसे भी मॉरली भी इट्स इनकरेक्ट आजकल के ज़माने में। पहले ठीक है, जब मीडिया इतना एक्सपैंड नहीं किया था तो ये बातें हो जाती थी। लेकिन अब देखिए कि अगर अब नॉट दैट मैं पाकिस्तानी हूँ तो ज़ाहिर है मैं पाकिस्तान को सपोर्ट तो करूँगी, लेकिन अगर आप एक ट्रेंड देखें, दुनिया भर में पाकिस्तान को हमेशा यही कहा जाता था जब हम लोग इल्ज़ाम लगाते थे या हम अक्यूज़ करते थे या हम कहते थे कि जी ये चीज़ जो है इंडिया ने की है। जैसे बलूचिस्तान में इंटरफेरेंस है या और बहुत सारे हमारे सिंध में भी वगैरह-वगैरह। तो ह इंटरनेशनल मीडिया हमेशा यही कहता था, इंटरनेशनल मीडिया के अलावा इंटरनेशनल जितनी पावर्स है कि जी आपके पास सबूत क्या है? आप उस सबूत के साथ बात करें। लेकिन अगर अभी आप कुछ पीछे हम जाते हैं आईएसपीआर्स की जितनी भी प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं, तो हम उसपे एविडेंस के साथ बात करते हैं, बताते हैं कि जी क्योंकि अब ज़माना जो है वो इट्स एविडेंस बेस्ड जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर चला गया हुआ है। तो मेरा ख़्याल है थोड़ा बहुत इस पे अब कोई यकीन भी नहीं करता, और मेरा ख़्याल है ये इंडिया मीडिया की तरफ से अगर ये बात उठी है कि जी जब तक कि इसका कोई सबूत नहीं मिलता तो इट्स जस्ट इसका कोई इसका इसका इसकी कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट आई और ये फुली कॉन्स्पिरेसी है, और मेरा ख़्याल है कि ट्विटर ने बहुत अच्छा किया है अगर इस तरह के सारे जितने भी चाहे वो आईएसआई ड्रिवन ट्विटर्स अकाउंट हो, चाहे रॉ ड्रिवन ट्विटर अकाउंट्स हो, चाहे सीआईए ड्रिवन हो, तो जहाँ से भी अगर इस तरह की कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो कि एट द एंड ऑफ द डे वायलेंस इंड्यूस करे या तल्ख़ियाँ को पैदा करे, तो उसको बंद कर देना बहुत अच्छा इक़दाम है और करना भी चाहिए। जी, जी, जी। एब्सोल्युटली मैम, आपसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इनफैक्ट
ये आपने बहुत अच्छी बात करी कि जो भी ट्विटर अकाउंट्स हैं या जो भी कोई ऐसे हैंडल्स हैं जहाँ से तल्खी पैदा होती है, तशद्दुद को बढ़ावा मिलता है, वो बिल्कुल वाक़ई में बंद होने चाहिए और एलिगेशंस के विदाउट प्रूफ एलिगेशंस नहीं हुँ, होने चाहिए और इसी बात को रखते हुए मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई एजेंसी ऑफ़िशियली आके उसने ये नहीं कहा है कि इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान के आईएसआई का बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऑफ़िशियली कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं आई इनफैक्ट और आपको पता है कि सोशल मीडिया तो मतलब असल ताकत किसी भी मुल्क की अब ये है कि वो सोशल मीडिया पर बनने वाली जो न्यूज़, फ़ेक न्यूज़ है या कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, उसको किस तरह टैकल करती है। यही अब मेरा ख़्याल है नेशन स्टेट्स का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। बहुत बड़ा इम्तिहान है। इनफैक्ट ये नेशन स्टेट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आवाम को इंफॉर्मेशन के हवाले से करेक्ट इंफॉर्मेशन पहले से दे के रखे और अब्रेस्ट रखे, जिससे कि जो जो गैप होता है उसका कोई फ़ायदा उठाएँ। फायदा ना उठाए, गलत अनासिर फायदा ना उठाए। इनफैक्ट इसी हवाले से मैं बात बलूचिस्तान की भी करूंगा, क्योंकि बलूचिस्तान में ये हजारा कम्युनिटी के 11 लेबरर्स को हलाक कर दिया गया, मार दिया गया और उसके अंदर भी बातें हुई थी कि ये हिंदुस्तान की रॉ का उसमें हाथ है हुँ, हुँ। और बहुत सारी बातें हुई। तो ज़ाहिर-सी बात है, जिस तरीके के कुछ लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं, उसी तरीके के कुछ लोग आपके यहाँ भी रहते हैं। इस आर्टिकल में ये जो आपने लिखा है फॉर द होप इन द रूइंस, बलूचिस्तान के ही हवाले से आपने लिखा है। आपकी ये सेंटेंस और लाइन मेरे को बहुत पसंद आई कि डिस्पाइट पोजेसिंग द सो कॉल्ड ज्वेल ऑफ चाइना पाकिस्तान हुँ, इकोनॉमिक कॉरिडोर, द गवादर पोर्ट, हुँ, हुँ। Balochistan is a bleeding wound. So, can you just expand on what do you intend by saying that despite possessing the jewel in CPAC, that is Gwadar, and it is a jewel as far as Pakistan is concerned, it's a very strategic port, बहुत ही अहमियत वाला पोर्ट है और उससे पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो काफी चाइना के लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट भी बन जाता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। जी। तो हुँ, हुँ, इसमें आप कहती हैं कि बलूचिस्तान इज अ ब्लीडिंग वुंड। हुँ। कैन यू एक्सप्लेन दिस लाइन ऑफ योर्स? देखिए इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई हमें तरद्दुद भी नहीं होना चाहिए इस बात को तस्लीम करने में कि बलूचिस्तान अ, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे मेरा ख़्याल है कम नहीं तो कमतर नहीं तो कम तो है ही है। और एक बदकिस्मती शायद बलूचिस्तान की ये भी है क्योंकि वहाँ से इतनी ज़्यादा नेशनल असेंबली की सीट्स नहीं निकलती जो कि पावर विल्डिंग का एक जी, फिनोमिनन उसको समझा जाता है। तो हैविंग सेड दैट बिल्कुल बलूचिस्तान को उस तरह से बलूचिस्तान की तरक्की नहीं की गई उसको डेवलप नहीं किया गया और बहुत से वहाँ इलाके ऐसे हैं जहाँ हम बेशबहा आप समझ लें कि रिसोर्सेज़ हैं जी, जिनका फ़ायदा उठाकर ना सिर्फ़ ये कि मुल्क को मज़ीद तरक्की दी जाती बल्कि उन इलाकों के अंदर बहुत खुशहाली आ सकती थी। हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी और ये बिल्कुल इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पानी के बाकी अच्छा एक और चीज़ इसमें मैं कहती चलूँगी कि ये नहीं है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल है इन द सेंस कि हमारे यहाँ बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं जो हमारी मिडल क्लास, हमारी लोअर क्लास तो बहुत बड़ी है हमारे यहाँ, मिडल क्लास हमारी इतनी ज़्यादा एक्सपैंड नहीं की हुई, जिस तरह इंडिया की है या जापान की है या चाइना की है। तो हमारे यहाँ इश्यूज़ वैसे भी हैं। लेकिन बलूचिस्तान को एक तो वो सिक्योरिटी की नज़र हो गया फॉर वेरियस रीज़न्स। फिर बलूचिस्तान की आवाम को उनके अपने जो रिसोर्सेज़ के ऊपर हकूक थे, मिसाल के तौर पर एक बड़ी आम-सी मिसाल दी जाती है कि मतलब सुई एक इलाका है बलूचिस्तान का, गैस सबसे पहले वहाँ दरियाफ़्त हुई थी और हमें याद है बचपन में हमारे घर वाले मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बड़ा अफ़सोस किया करते थे, कहते थे कि देखें हमें स गैस मिल जाती है इतनी दूर से पाइपों के ज़रिए यहाँ तक आ गई है हमारे घरों में, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो इससे अभी भी जो हैं वो मतलब मुस्तफ़ीद नहीं हैं। तो अच्छा अब बात ये है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बलूचिस्तान में क्यों नहीं हुई? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं द एक्टर्स कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन एक वहाँ का जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उस पर अगर हम नज़र डालें तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ
हमारी जो पाकिस्तान की जो आर्मी है उनका एक बहुत अमल दखल है, और वो फॉर ऑब्वियस रीजंस एंड फॉर मतलब ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप उसका जियोग्राफिक उसकी पोजीशनिंग देखें बलूचिस्तान की, तो कहीं न कहीं हमें ज़रूरत है कि वहाँ की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन रखा जाए और वहाँ अमल दखल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़रा ज़्यादा हो। इसके अलावा भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़, बहुत सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जो है वो ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के लिए बनाई गईं। अच्छा, अब वो ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी के एक अपने, लेकिन एक वहाँ एक और एलिमेंट इस गवर्नेंस स्ट्रक्चर का एक एलिमेंट है जिसको के सरदार कहते हैं, वहाँ के बलूचिस्तान के सरदार हैं, फिर वो पॉलिटिक्स में भी हैं। तो समझने की बात ये है कि ये जो अमूमन हम लोग कह देते हैं कि जी पाकिस्तानी अफ़वाज जो है वो वहाँ काबिज़ हुई हुई है, वहाँ के रिसोर्सेज़ वो वहाँ के लोगों को तरक्की मतलब डेवलप नहीं होने दे रही। दैट्स जस्ट अ टाइनी साइड ऑफ मे बी द इश्यू। प्रॉब्लम जो है ना वो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस और वहाँ के लोकल सरदार हैं। ये ओके। जो बात मैंने लिखी कही है ना कि वो ब्लीडिंग वुंड है, वो वहाँ के लोगों को, आप देखिए मुशर्रफ, मैं उनके उनके उस एक्ट की, कोई भी हमारे पाकिस्तान में नहीं है जब उन्होंने भुट्टी को मारा था। जी। और लेकिन मुशर्रफ ने जब भुट्टी को मार दिया, उस सारा जो ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन में भुट्टी मर गए, पता नहीं उनकी वो जी। एक थी भी कि नहीं थी, लेकिन ऑपरेशन में ही डाइड। तो उसके बाद जब उन्होंने, आई स्टिल रिमेंबर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर एक चीज़, मतलब नॉट दैट कि मैं कोई उनके वो कर रही हूँ, ऑब्वियसली इट वाज़ अ वेरी, वेरी रॉन्ग एक्ट पॉलिटिकली, वैसे भी ह्यूमनली भी। उन्होंने कहा कि जी वहाँ के जो सरदार हैं, वहाँ का जो पॉलिटिकल एलीट है, वहाँ के जो लीडर्स हैं, वो नहीं ग्रो होने देते उस इलाके को। वो मिल जी। जाता है। अब ये जो नेक्सस बनता है, हमारी हुकूमतों का काम ये है कि उस नेक्सस को तोड़ें किसी तरीके से, ताकि वो जो एक गैप क्रिएट हो और फिर वहाँ से लोगों को जो है वो खुशहाली आए। यहाँ कसूर हमारे बहुत सारे पावर कॉरिडोर्स का है कि वो इस नेक्सस को क्यों नहीं तोड़े? क्या वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? क्योंकि बलूचिस्तान, हमें पता है, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदे। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और जो हम लोगों को भी जो दिखता है, वो उसमें जो मिसिंग पर्सन्स की जो स्टोरी है वो सबसे ऊपर शाया होती है, सबसे ऊपर वो दिखती है। उसकी वजह भी वो है वो है रणवीर जी, इसलिए अभी अभी तक तो, सॉरी मैं आई जरा वुड कम। लाइक टू कमेंट ऑन दिस मिसिंग पर्सन। यस। देखिए, दुनिया के किसी मुल्क में मिसिंग पर्सन का ना होना, मैं यकीन ही नहीं कर सकती, मान ही नहीं सकती। ये मतलब नहीं होना चाहिए, इट्स ह्यूमनली रॉन्ग, इसकी क्योंकि बात ये है कि इट्स अ ट्रावर्सिटी ऑफ जस्टिस। हर इंसान को हक है कि उसको सुना जाए। उसको आप ये नहीं कर सकते कि उठा के बंद कर दें। पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है, इंडिया में कम हो रहा है, नेपाल में ज़्यादा हो रहा है, चाइना में नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, सीआईए भी करती रही, नहीं करती रही। लेकिन स्टेट अपने इंटरेस्ट में कई दफ़ा आई वुड से ओवरबोर्ड चली जाती है। लेकिन हमें कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी कि पाकिस्तान को जब डिस्कस किया जाता है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर जब बात की जाती है, तो बहुत सारी चीज़ों को हम मैग्नीफाई कर देते हैं, जिससे चीज़ें अगली लगने लगती हैं। वो होती हैं, अपनी जगह पर उनका वजूद है। जी। हम एज़ अ जर्नलिस्ट, एज़ अ राइटर, आई वुड कॉल माय सेल्फ एज़ अ कॉलमिस्ट। हमें भी बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स का सामना है। एज़ हम बात करने में इश्यूज़ हैं। आप किसी को उठा के बंद ना कर दें, लेकिन आप उनकी आवाज़ बंद कर दें, तो एक ही जैसी बात है। जी, जी, नहीं इनफैक्ट एक ही ये जैसी बात है। लेकिन अब प्रॉब्लम पता है रणवीर क्या है? ये एक पूरा वर्ल्ड सिनेरियो बनता जा रहा है। हर जगह ये जो पॉपुलर पॉलिटिक्स आई है ना, पॉपुलर पॉलिटिक्स ने वो जो एक एरा था ना जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का एरा था, जिसमें लोगों के राइट्स डिफाइन किए जा रहे थे, वो बिल्कुल श्रिंक कर गया हुआ है। अब हुकूमतें जो है वो बड़ी ताकतवर बनती जा रही हैं। जी। लीडर जो है ऑटोक्रेटिक बनते जा रही है, और अफ़सोस की बात ये है कि इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं। जैसे देखिए ना, कम्युनिज़्म के खिलाफ एक ब्लॉक खड़ा हुआ था। जी। कैपिटलिज़्म को कह लें, उसका जो भी कह लें, और उसने उसको उसको क्रश किया, उसको ख़त्म किया। लेकिन जी। अभी तक ये जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है, जिसमें मतलब चाइना भी प्रोबब्ली शामिल है, हंगरी भी शामिल है, बहुत सारे मुल्क शामिल है, रशिया है।
इवन ट्रम्प ने 4 साल पॉपुलर पॉलिटिक्स की, और आई डोंट नो इसको कितनी हद तक ये नई हुकूमतें जो है नया सिस्टम्स को खत्म कर सकेगा। तो ये जो ट्रेंड ऑफ पॉपुलर पॉलिटिक्स है, इसने ऑटोक्रेसी को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया हुआ है कि चीजें जो है वो अब उस तरह से डेमोक्रेटिक नहीं रही जितना मैं जी और आप जी शायद चाहते हो। जी लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं फिर कहूंगी कि मिसिंग पर्सन का किस्सा यस है, दुख भरी दास्तान है, कुछ नहीं उस तरह से स्टेट को इसको, आई वुड सजेस्ट माय स्टेट कि इसको एक इंटेलिजेंटली टैकल करें। हमने कमीशन भी बनाया हुआ है, पता नहीं उसकी अब क्या अफादियत रह गई है, उस कमीशन की रिपोर्ट्स की क्या अफादियत रह गई है। उसकी ट्रांसपेरेंसीज के इश्यूज होते हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे मुल्कों में होते हैं, लेकिन स्टेट जो है ना एट द एंड ऑफ द डे मजबूर होती है, वो बहुत सारी चीजों के ऊपर खुलकर बात नहीं कर सकती। यू नो दैट, आप एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, जी अभी भी है आपके ब्लड में, आप निकल नहीं बंदा सकता उसमें से। जी आई वुड से कि यस, इश्यूज हैं, लेकिन इंटरनेशनली चीजों को मैग्नीफाई भी किया जाता है। जी जी मैडम, इनफैक्ट इसी को पॉइंट को रखते हुए मैं ये कहूंगा कि एज एन आउटसाइडर, एज अ पर्सन हु हैज गॉट इंटरेस्ट इन पाकिस्तान, दो इमेजेस मेरे को स्ट्राइक करी। ये मिसिंग पर्संस का तो मसला बहुत पहले से चलता आ रहा है, बट दो इमेजेस मेरे को बहुत स्ट्राइक करी। पहली इमेज थी मरियम नवाज ने जाके वो जो बच्ची थी उसके कोयटा के अंदर उसके सिर पे हाथ फहराया और अपनी जो तकरीर के अंदर उन्होंने मिसिंग पर्संस का जिक्र किया। और मैं जब इंटरनेट पे सर्च कर रहा था तो मेरे को हैरानी हुई कि इन्हीं लोगों की जब पार्टियां इख्तिदार में थी तब सबसे ज्यादा मिसिंग पर्संस की स्टोरीज भी आई। तो खैर दैट इज पॉलिटिक्स, बट वहां पर उस समय मेरे जैसे आदमी को लगा कि अच्छा ये चीज रियल है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये शायद रियल है। और दूसरी जो इमेज जो बहुत डिस्टर्बिंग थी वो करीमा बलोच की थी। जाहिर सी बात है कि एज अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी यू वुडंट लाइक करीमा बलोच टू बी अ इंटरनेशनल हीरो, बट करीमा बलोच की डेथ के बाद में बहुत सारी चीजें, जो उसकी जो स्पीच जो किसी ने नहीं सुनी थी पहले, वो करीमा बलोच की स्पीचें सुनी। और फिर जब उसका जो लास्ट रिमेन्स, जो बॉडीली रिमेन्स जो आए थे, उसको किस तरीके से ले जाके दफन किया गया, तो ये सारी चीजें ना किसी एंगल को डायरेक्शन देती हैं, किसी एंगल की तरफ पॉइंट करती हैं। That is why I asked this question, that it was important regarding missing persons, and I wanted to know that what's your opinion, so that you have shared. In fact, इसी आर्टिकल में ये जो आपने जो आर्टिकल लिखा है, इनफैक्ट पाकिस्तान यूएस रिलेशन एंड द इंडियन फैक्टर, इसके अंदर आपने दो चीजें हाईलाइट करी हैं, और वो मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ। एक, इसमें आपने ये कोट किया है GW चौधरी को। आप इसमें लिखती हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान वर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन फॉर डिफरेंट रीजन। मतलब कि हिंदुस्तान, सॉरी, पाकिस्तान और अमेरिका जो है एक ही तरफ चल रहे थे, लेकिन दोनों के मफाद और जो एम्स थे वो अलग थे। विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, आपने ये बेसिकली आप कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तान का जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मोर रीजनल थी और उसके एम्स रीजनल थे, वेयर एज अमेरिका के जो एम्स थे वो ग्लोबल थे एंड डायरेक्टेड अगेंस्ट अ डिफरेंट एनिमी। तो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन एज टू व्हाट वर द एम्स ऑफ पाकिस्तान? जाहिर सी बात है उसका एम इंडिया था और कश्मीर था, तो इसकी वजह से आपको लगता है कि ये दूरियां हो गई, और इस चक्कर में जो आपने दूसरे की लड़ाई लड़ी उससे आपको भी काफी नुकसान हुआ? अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा-सा वो मरियम नवाज़ का जो आपने बात की है, देखिए, आपने बिल्कुल राइटली कहा, दैट वाज़ फॉर द, इट वाज़ प्लेइंग टू द गैलरी, ऑप्टिक्स थे और उनके ज़माने में हुए। बात ये है कि आप उनका जो बयानिया है, मुस्लिम लीग नून का, वो जो एक ख़ास एक्ट था, उस बच्ची को गले लगाना और वहाँ क्वेटा में जाकर आप बात कर रहे हैं मिसिंग पर्सन्स की, मतलब उनके आप ज़ख्मों के ऊपर उनको मज़ीद कुरेद रहे हैं, जो कि है। वो आप बयानिया आप देखें ना, उनका फ़ौज मुखालिफ बयानिया है, क्योंकि उनकी तो लड़ाई इस वक़्त पाकिस्तान आर्मी के साथ है ना, डायरेक्ट है। उन्होंने तो किसी चीज़ को बीच में पर्दा कोई हाइल ही नहीं रखा। नवाज़ शरीफ ने आकर जी लाइव भी नाम लेकर बात कर दी। तो जब अब अच्छा, फिर मिसिंग पर्सन्स का इल्ज़ाम हुकूमतों के ऊपर तो नहीं आ रहा।
फौज सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है इसमें, क्रॉस हेयर में है कि जी फौज उठाती है, फौज ले जाती है, कहाँ रखती है हमें नहीं पता। तो वो बेसिकली ऑप्टिक था जो उन्होंने बताया कि जो उन्होंने असल में एक्सपोज़ किया। एक नया एक्सपोज़र था लोगों को बताने के लिए कि देखें जी फ़ौज हमारे सब लोगों के साथ क्या कर रही है। और बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो तो बहुत ही बेचारे दरमांदा हैं, उनको उठा लिया जाता है और देखें इनके छोटे-छोटे बच्चे वगैरह। तो वो तो एक दैट वाज़ प्लेइंग टू द गैलरी। और मेरा ख़्याल है कि उससे एक पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने अर्न करने की कोशिश की है, जो मेरा ख़्याल है इतने कामयाब तो नहीं हुए होंगे क्योंकि वक़्ती तौर पे सेंसेशन उसकी क्रिएट हुई है। नहीं, बट हम दैट अलाइन टीडीएम डिस्कस करेंगे लास्ट में। जी। बयान करीम बलोच का भी अगेन ऑब्वियसली सोशल मीडिया में ज़ाहिर चीज़ें आई हैं। मैंने सच्ची बात है इतना ज़्यादा डिटेल में उनको नहीं सुना। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर कश्मीर में ये हो रहा होता ना तो उसकी तदफ़ीन भी ऐसे ही होती। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? क्योंकि हम होता ये है ये बात मैं बिल्कुल समझ कि रहा हूँ। ये जी। ऐसे ही होता है कि स्टेट जो है वो फिर अपने मुफ़ाद को किस तरह से चेक करती है, कहाँ से बॉडी आई और लेकर चले गए और चीज़ें जिस तरह से हुई। और अगर वो अ, उसामा बिन लादेन तो ख़ैर एक बहुत बड़ा नाम था, किस हवाले से भी था। अगर उसको उठाकर सिम्बॉलिकली या रियली उठाकर पानी में डाल दिया जाता है कि ताकि वो उसकी कोई निशानी ना रहे, तो ये आपको पता है ना स्टेट फिर नामो-निशान हटा देती है सारी चीज़ों के। जी, 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 जी। अच्छा, अब ये तो उस तरफ हमें पता भी है, फिर वो पीटीए पीटीए जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि एट द सेम टाइम हम टैकल कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं पाकिस्तान और यूएस रिलेशनशिप के ऊपर और ख़ास जो आपने हवाला दिया। उसका देखिए सीधी-सी बात है कि पाकिस्तान उस वक़्त मुशर्रफ ने कहा कि जी हमें कह दिया गया था कि यू विल बी सेंट टू द पता नहीं ब्रॉन्ज़ एज कि आयरन एज कौन-सी एज में हमें वो धकेल स्टोन देंगे। अगर बिल्कुल सही। हमने स्टोन एज में हमने अगर उनका मेरा ख़्याल है कि अमेरिका ने इसकी तरदीद की थी कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई। बहरहाल अब पाकिस्तान देखिए जो चीज़ें हमें पता चली हैं, जो हमने देखी हैं अ अ, जिस वक़्त पाकिस्तान ने ये जंग का अलायंस किया था, पाकिस्तान हैड नो चॉइस टू बी फ्रैंक। आज शायद ये मौका आता और जितना मज़बूत चाइना है इस वक़्त, जो अलायंसेस रीजन में अलायंसेस जिस तरह से बदल गए हैं, जिस तरह से पावर के पावर का जो मतलब डिसबैलेंस हुआ है, नई पावर बैलेंसिंग हुई है, उसमें शायद पाकिस्तान इस वक़्त एक और पोज़ीशन में होता अमेरिका के साथ अगर इस तरह की कोई जंग की सिचुएशन होती। लेकिन उस वक़्त अ, पाकिस्तान के पास क्योंकि अगर पाकिस्तान हमें जो बताया गया था कि अगर उस वक़्त पाकिस्तान देखिए अमेरिका तो वाज़ अ वुंडेड बियर। उस वक़्त यही एक बात हुई थी ना कि वो एक ज़ख्मी हुआ हुआ था, उसके साथ उसके सामने तो कुछ भी नहीं था। उसने तो अफ़गानिस्तान पर हमला करना ही करना था, चाहे वो फिर इंडिया को यूज़ करता, चाहे वो किसी चीज़ को भी यूज़ करता। तो हैविंग सेड दैट ऑब्वियसली पाकिस्तान के इंटरेस्ट में था, फिर हमारे आपको पता है बहुत सारी चीज़ें थी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के दबाव में भी हमारा मुल्क रहता है। हमारे कुछ इस तरह की चीज़ें थी जिसकी वज़ह से अलायंस पाकिस्तान ने जाकर अमेरिका के साथ उस जंग में किया। और एक और चीज़ भी है, देखिए बैकडोर डिप्लोमेसी में मेरा मुझे लगता है कि ये बात ज़रूर उठी होगी कि पाकिस्तान जिस तरह से अफ़गानिस्तान को समझता है, जिस तरह से पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान में इंटरवेंशन है, इंटरफेरेंस है, जो कुछ भी उसको आप कह लें। वो जी। बहरहाल इंडिया की नहीं हो सकती। उस और दूसरी चीज़ एक और है, देखिए इंडिया पाकिस्तान अमेरिका को पता है, यूएस को पता है कि वो अभी देखें जो इस वक़्त एग्रीमेंट हुआ, जब ये शुरू हुआ, अभी जो पीस अकॉर्ड हो रहे हैं, तो इंडिया को बाय चॉइस, बाय पर्पज़ थोड़ा-सा पीछे रखा गया एंड इंडिया वाज़ ऑफेंडेड एज़ वेल। और अगर जी। आप उनके बयानात देखें, जो स्पॉयलर्स के हवाले से आते हैं कि भई इस एग्रीमेंट को या इस पीस अकॉर्ड को या जो हमारी डिस्कशन चल रही है, वो ज़लील वो जो है, जो उन्होंने सॉरी मेरा नाम शायद मैं सही गलत बोल गई। दिल में खाली था। ज़लील ज़ल्मे जो है, उन्होंने जी। भी कहा और एक बात एक थोड़ा-सा ध्यान जाता है कि शायद अ अ, इंडिया हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन कि ये डिस्ट्रप्शन हो, डिस्कॉर्ड पैदा हो, ये पीस अकॉर्ड आगे ना चले। तो थोड़ी देर के लिए इंडिया को साइड पे रखना पड़ा।
जब अफ़गानिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान, तो उस वक़्त आई एम श्योर कि अमेरिका को भी पता होगा, पाकिस्तान की भी ज़रूरत थी, वो अलायंस जो है वो ये ज़रूरत का अलायंस था और पाकिस्तान न्यू कि हम अफ़गानिस्तान को इंडिया किसी सूरत हम इंडिया को नहीं दे सकते। आपको ये पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के हवाले से सबसे बड़ा फैक्टर इंडिया है। हाँ, उसके अंदर झूठ कितना बोला गया, वो हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ कितनी बनाई गई, अब वो एक अलग बात है। लेकिन अगर उसको आप टेक्निकली देखें तो ऑब्वियसली एक इंडिया का बहुत बड़ा फैक्टर है, अभी भी है। अंडरस्टूड, क्योंकि देखो जैसे हमारा नेबरहुड नेपाल है, भूटान जी, है, जी, बांग्लादेश है, हम भी नहीं पसंद करेंगे कि उसमें मुदाखलत किसी और मुल्क की कहीं दूर से हो, वो भी जो दुश्मन मुल्क हो। और हिंदुस्तान पाकिस्तान बिल्कुल दुश्मन मुल्क हैं, और जी, अफगानिस्तान बैकयार्ड है। तो आपको अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बिल्कुल बचा के रखने होंगे अपने लिहाज से, लेकिन फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये नहीं सूट करता कि पाकिस्तान की जो है मजबूती अफगानिस्तान में हो वाया तालिबान। हमारी जो मफाद हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर ज्यादा है, और हम हुँ, लोग उसको बैक भी करते हैं। हम हुँ, लोग उनकी फौज को ट्रेन भी करते हैं, हथियार भी देते हैं, हाँ, और यस, फाइनेंशियल इमदाद भी देते हैं। ये कोई चीज छुपी नहीं है, इट इज ऑन रिकॉर्ड। सो करेक्ट, so as a Pakistani, what you're saying is absolutely right as a Pakistani, and when I'm telling you as an Indian, that is keeping in mind the Indian interest. In fact, but what my question was basically when I was quoting G.W. Chaudhary हुँ, was in context to 79-89 के दौरान। In fact, वो तब के हवाले से आप लिखती हैं कि उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान एक डायरेक्शन में जा रहा था, और सॉरी, पाकिस्तान और अमेरिका एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन एम अलग अलग था। मेरा एक्चुअली अच्छा, आपसे पूछने का ये मतलब था हुँ, कि उस टाइम में अमेरिका की लड़ाई में अमेरिका को मदद करी, और एज अ रिजल्ट आपने अपनी पूरी सोसाइटी को रेडिकलाइज कर दिया। तो उसका, और कई कमेंटेटर्स को मैंने सुना है कि पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत रेडिकलाइज हो गई उसके बाद से, और उसके बाद मुशर्रफ के टाइम से शुरू हुई है कार्रवाई इस रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल करने की। हुँ, जो मैं सुनता हूँ कि काफी मेहनत करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ये इतना ज्यादा, ये जो रेडिकलाइजेशन का जो जहर जो फैला हुआ है, ये कंट्रोल में नहीं आता। इसको आप कैसे बयान करेंगे? देखिए अब जो सोवियत अफ़गान जंग है, ऑब्वियसली उसमें कोई पाकिस्तान वाज़ नॉट द ओनली एक्टर, उसमें आपको पता है कि सऊदी अरेबिया ने भी पैसा डाला था। वो कहते जी, हैं ना उसको पेट्रो डॉलर जंग थी जी, वो। जी, सीआईए, सऊदीया एंड पाकिस्तान और पाकिस्तान जो ऑपरेशन साइट पे पाकिस्तान था, एवरीबॉडी नोज़ इट, अब तो ये मतलब अनक्लासिफाइड सारी हाँ, इन्फॉर्मेशन है। फिर नो, पाकिस्तान देखिए हमारे यहाँ ऑब्वियसली अगेन आई वुड से उस वक़्त भी अमेरिका को खतरा था कि सोवियत यूनियन आके बैठ जाएगा, यहाँ कब्ज़ा कर लेगा, रीजन मेरे हाथ से निकल जाएगा। एक आम ज़बान में बात करते हैं, ठीक है? पाकिस्तान को खतरा भी उस वक़्त सोवियत यूनियन ही से था कि सोवियत यूनियन हमारे दरवाज़े पे आ जाएगा, गरम पानी, हॉट वाटर, ज़ाहिर-सी बात है। यहाँ पाकिस्तान में इस तरफ आकर और फिर ये है कि वो एक एक जायंट एक पावर जो है वो हमारे दरवाज़े पे आ जाएगी और ज़ाहिर है रीजनल इम्प्लिकेशंस उसकी थी। तो पाकिस्तान उस वक़्त देखें पाकिस्तान और इवन चाइना एट दैट टाइम चाइना ने भी बैकडोर बहुत पाकिस्तान की और इस पूरे ऑपरेशन की जिसको सोवियत अफगान वॉर है उसमें चाइना वाज ऑन बोर्ड। दे वांटेड कि यहाँ सोवियत यूनियन जो है वो आकर ना बैठे और उसको यहाँ से बाहर निकाला जाए और उसके यहाँ से खत्म किया जाए। तो दैट वाज बेसिकली ये कोई पाकिस्तान वाज अलाइन्ड विद द यूएस ऑन दैट मैटर। अच्छा, अब देखिए उस वक़्त पाकिस्तान की अगर आप सिचुएशन देखें एक चीज़ तो ये है ना कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए। आप आफ्टर इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि जी, रेडिकलाइज़ेशन आई, एक्सट्रीमिज़्म आई, फंडामेंटलिज़्म आई। अच्छा, एक उसका नतीजा ये एक और भी निकला कि देखिए सुपर पावर्स किस तरह से वो जो एक न्यूक्लियर पावर की तरफ पाकिस्तान गया और पाकिस्तान ने अपने आप को स्ट्रेंथन किया इस लिहाज से भी जंग तो होती रही जंग अपने इंतकाम को भी पहुंची और वहां से और फिर उसके बाद हमने देखा कोल्ड वॉर भी खत्म हुई दुनिया का नक्शा चेंज हो गया वगैरह वगैरह लेकिन फिर पाकिस्तान उस पूरी जंग में से उस पूरी चीज में से एक पता नहीं उसको पॉजिटिव कहेंगे या पॉजिटिव ही है डिटरेंट के तौर पर जो भी है वी बिकेम अप एज ए न्यूक्लियर पावर और वो उसके बाद ही हुआ। उसके बाद हालाँकि हुआ यही कि जैसे जंग खत्म हुई आपने
हम पे सैंक्शंस लग गई, हम पे इतनी चीज़ें यूएस जो है उसने यू टर्न ले लिया और फिर हम बुरे बन हम मतलब फ्रॉम ब्लू आइड बॉयज़ टू बैड आइज़ वो बन गए और एक एक नया हमारे साथ चपकली शुरू हो गई। तो फ़ायदे और नुकसान उस जंगों के लेकिन जहाँ तक एक्सट्रीमिज़्म, रेडिकलाइज़ेशन का ताल्लुक है, येस अब बहुत सी पॉलिसीज़ ऑब्वियसली उस वक़्त ज़िया-उल हक साहब का 10 साल का दौर था। व उनका एक अपना एज़ एन इंडिविजुअल एक टिल्ट था इस्लाम की तरफ और उन्होंने उस इंडिविजुअल टिल्ट को जो है वो इंस्टीट्यूशन की जो ब ब ब ग्रूमिंग में और रिफ़ॉर्म में उसको इंडक्ट कर दिया और उस वक़्त मतलब बहुत सारे हमारे दीनी उलमा आजकल जो बहुत फ़ेमस भी हैं, तब भी थे वो उनकी ड्यूटी थी कि वहाँ जाकर वो सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ाया करते थे और फ़ौज का पूरा उन्होंने एक डिमेनर जो था उसका उसका चेंज करके उसके अंदर एक उनके डीएनए में इस्लाम को और इन चीज़ों को शामिल किया और फिर उसका हमने देखा भी कि अच्छा फिर देखें खाली पाकिस्तान को हम इसमें ले आते हैं उस वक़्त सीआईए ने भी इस्लाम को यूज़ किया ना, देखिए रिलिजन आप इस्लाम की जगह कोई और भी रिलिजन होता वो उस वक़्त उसको यूज़ करते। आप ऑन रिकॉर्ड है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में के डिपार्टमेंट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया गया था थ्रू सीआईए जहाँ उन्होंने उसका मकसद ही यही था कि जो इस्लामी तालीमात हैं विज़-अ-विज़ जिहाद और इस किस्म की सारी एजुकेशन जो है उनकी प्रोलिफरेशन की जाए और लोगों का माइंड बनाया जाए इसकी तरफ। और फिर हम देखते हैं कि पैसा खर्च किया गया किस चीज़ के ऊपर कि बलूचिस्तान का जो अफ़गानिस्तान के साथ जो इलाके लगते थे और खैबर पख्तूनख्वा वग़ैरह और उस वक़्त का जो फाटा है, वहाँ सारे मदरसे बनाए गए। ये सारा हर चीज़ अमेरिका और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान इन सब की मौजूदगी में हुआ ना, जो बाद में फिर टेररिस्ट बन गए। वो पहले तो फ्रीडम फाइटर्स थे, वहाँ तो मदरसे बनवाए साहब दिए गए। एंड पाकिस्तान में देखें इस तरह हालाँकि ईरान भी उस वक़्त बॉर्डर पे है, चाइना भी बॉर्डर पे है। अब चाइना ने भी इसकी हीट चाइना को मिली। आप देख रहे हैं कि उन्होंने वहाँ क्या हालात हुए, वहाँ टेररिज़्म वहाँ भी गई और चाइना तो ईरान के अंदर भी इस तरह की मुदाखलतें हुई। लेकिन उन मुल्कों ने उसको कंटेन किया। उन्होंने फ़ौरी तौर पर जो है उसको उसको स्पिल ओवर जो है वो मैं कहूँगी कि अपनी जो कौमी साइकी है, उसके ऊपर हावी नहीं होने दिया और उसको एनेक्डोट उसका कंट्रोल सबसे हमने कंट्रोल कर वी यस वी वर एट वी प्लेड इट इन अ वेरी मतलब हमने उसको गलत तरीके से खेला और हमने उस एक्सट्रीमिज्म को बॉर्डर्स पर रखने की बजाय कि वो एक काम के लिए यूज की गई थी मदरसे बनाए गए थे जिहादी फैक्ट्रियां खोली गई थी सीआईए बैक्ड थी वो सारी वहाँ पैसा खर्च किया गया था उनके ऊपर और वहाँ उसको और पूरी दुनिया से आपने वहाँ लाकर लोगों को ब्रेन वॉश करके वहाँ लाए कि जी इस्लाम खतरे में है वगैरह-वगैरह सारा कुछ करके क्योंकि दैट वाज़ नॉट अफ़गानिस्तान वर्सेस सोवियत वॉर, दैट वाज़ बेसिकली इस्लाम वर्सेस कम्युनिज़्म वॉर कि जी कम्युनिज़्म जो है उससे इस्लाम को खतरा है। जी जबकि कम्युनिज़्म से तो कैपिटलिज़्म को खतरा था, होना तो ये चाहिए था, अगर कुछ समझदारी की उसमें बात करता तो। जी कि बेसिकली आइडियोलॉजी देखें ना, अगर हम हमारे तो कई जगहों पर हम तो ला सकते हैं कि कम्युनिज़्म की बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस्लाम से मिलती हैं। जी बहुत सारी जी इश्तराकियात की चीज़ें हैं। जी इश्तराकियात कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हमारे डॉक्टर इसरार अहमद ने इस पे बड़ी डीप रिसर्च करके निकाली है, कि हमारा बहुत सारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो उनके साथ लेकिन वो उस वक़्त ज़रूरत थी, तो इसको आलमी ताकतों ने इसको इस तरह से लाकर खड़ा किया और उसपे वो किया। फिर आप जी देखें कि उस वक़्त ये जो सिचुएशन है ऐसे हमारी प्रॉब्लम ही यही है, आई वुड एडमिट कि हम लोग चीज़ों को डोमेस्टिक हमारे अंदर वो गवर्नेंस के जो 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 जिस तरह से गवर्नमेंट जी की एक फिट होती है, डिफाइन करते हैं कि कहाँ से चीज़ों को किधर हमने कट करना है, कहाँ रेड लाइन लगानी है, कहाँ हमने अपनी चीज़ों को जी इन्फिल्ट्रेट नहीं होने देना। जी यस, वी हैव बीन हम लोग कहेंगे कि इसमें हम लोग कामयाब नहीं हो सके और इट इट इन्फिल्ट्रेटेड हमने देखा कि फिर हमने लाल मस्जिद का वाक़या भी पाकिस्तान में होते देखा जो कि बड़ा एक दर्दनाक था। जी फिर हमने जी पाकिस्तान में देखें एक्सट्रीमिज़्म के हाथों अभी भी आई वुड से कि अल्हम्दुलिल्लाह टेररिज़्म तो बहुत, बहुत, बहुत हद तक काबू पा लिया है। उस तरह से वाक़यात नहीं पाकिस्तान में हो रहे लेकिन येस
जो एक दफ़ा जब अभी तो आप देखिए एक्सट्रीमिज़्म तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। एवरीबॉडी इज़ एक्सट्रीमिस्ट, हिंदू है तो वो एक्सट्रीमिस्ट बना हुआ है। क्योंकि नेशनलिज़्म, वो जो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी है ना, जो ये 21वीं
तो ये बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई दुदाना नजम साहिबा के साथ में। उन्होंने अलग अलग मुद्दों के ऊपर अपनी बात रखी। पाकिस्तान में रहकर अपनी बात रखना खुलकर एक बड़ा मुश्किल सा काम है, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि हम आए दिन देखते रहते हैं कि किसी को अगवा कर लिया, किसी को ये कर लिया, वो कर लिया। तो जो भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाता है उसके लिए बड़ी मुश्किलें पेश आती हैं। लेकिन बहरहाल ये बड़ा अच्छा लगा कि दुदाना नजम साहिबा ने बड़ी खुल के बातें करी और बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट भी किया कि ये उनकी गलती है एज अ कंट्री। बट एट द सेम टाइम ये जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो वेब के थ्रू जो हम लोग कर रहे हैं, जो ये जो बातचीत होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों के बीच में, ये मेरे ख्याल से इन द लॉन्ग रन बहुत अच्छी होगी और इससे रिलेशनशिप्स को नॉर्मलाइज करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही साथ एक दूसरे की एक अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि हम उनके बारे में क्या समझते हैं और वो क्या हैं, एंड लाइक वाइज। सो वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर योर ओपिनियन इज, जो भी आपको लगता है आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी थॉट के साथ कि एक दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे होंगे, एक दूसरे के इलाकों में लोग जाएंगे, मुल्क को देखेंगे। बहरहाल तो इस थॉट के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगली बार किसी और गेस्ट के साथ आपके साथ में बातचीत होगी, आपको एक नज़रिया पेश किया जाएगा। तब तक के लिए